बच्चों, मैं प्रत्युष प्रेयसी फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 1 का भाग 5। ये पूरी तरह से हिंदी वीडियो है। आइए, अर्थव्यवस्था के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ और 4 भागों के द्वारा अध्याय 1 को के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। आई होप कि आपको पसंद आए और समझ में आए। पसंद आने से ज़्यादा जरूरी है कि आपको समझ आए। और जो भी दिक्कतें, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि नहीं कुछ और मुझे बताना चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे और डिफाइन करनी चाहिए थी या परिभाषित करनी चाहिए थी या उनको मेरे सब्जेक्ट मैटर में जोड़ना था, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस पे जो है आप एक नया वीडियो बनाएं। तो मैं उसमें ज़रूर कमेंट्स के हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि जो मांग होगी उसके हिसाब से मैं वीडियो तैयार करूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये तो हमेशा से आपके पास रहेगा, मेरा डिटेल है प्रत्युष प्रियदर्शी, और मैंने जो भी चीज़ें की हैं वो एक सेपरेट वीडियो में दिया हुआ है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आइए देखते हैं पिछले जो व्याख्यान में मैंने क्या कहा था। मैंने पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन किया था, जिसमें मैंने समझाने की कोशिश की थी कि कैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्यवादी राजकीय अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था कहें या राज्य की अर्थव्यवस्था कहें, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है उन सब में क्या एक तुलना कैसे की जा सकती है और कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई। उस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं आगे के अध्याय में क्या है। हाँ, मैंने कहा था कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र क्या क्या होंगे, अर्थव्यवस्था में क्या क्या क्षेत्रों में इनको अलग अलग करके परिभाषित किया गया है या किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है पूरी अर्थव्यवस्था को। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए बच्चों कि अर्थव्यवस्था जो है उसको बांटा गया है। कोई इसमें नियम नहीं है। ये कोई नियम नहीं है कहीं की ऐसा कोई प्राकृतिक नियम है इनको बांटने का, इसी बात नहीं है। मानव ने अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के अनुसार से, मानव सुविधा के अनुसार से अर्थव्यवस्था को विभिन्न आधार पे विभिन्न भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बांटा। जैसे कि अभी देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि क्या काम किया जा रहा है और कहाँ से प्राकृतिक संपदा आ रही है। प्राकृतिक संपदा और काम के तरीकों से अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा गया। फिर अर्थव्यवस्था किस तरह से उत्पादन हो रहा है उसमें मैंने पहले ही मैं पढ़ा चुका हूँ कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा है। तो मानव अपनी हिसाब से, अपने विवेक से पूरी अर्थव्यवस्था को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मानव ने उसको वर्गीकृत किया। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि आगे हमारे लिए क्या है। 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, इन 3 एक तो कहे तो कि मुख्य भागों में पूरी अर्थव्यवस्था को विभाजित किया गया है। आते हैं, देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या है। और ये जानिए, देखिए ये बहुत तरह से पूरी तरह से क्या है कि प्राकृतिक संपदा जो है ना, इसमें कोई, देखिए दोस्तों, इसमें ऐसी है कि कोई कहानी नहीं बन सकती है, ना कोई इस तरह का कोई स्टोरी तैयार नहीं हो सकती या किसका प्रसंग नहीं बन सकता। इसलिए मैंने उस तरह से नहीं किया है। इसको जनरली आप डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप में समझने की कोशिश करें। प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संपदा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक मतलब क्या होता है? शुरुआती मतलब कि जो चीजें हम धरती पे कर रहे हैं उसमें हमारी प्राकृतिक संपदा का कितना योगदान है। तो देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र वह है जिसमें प्राथमिक गतिविधियां होती है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां होती है। ठीक है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां है ये। ठीक है। इसको देखेंगे अगर आप, तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां क्या हो गई? वह गतिविधि। अब कहां से आएगा आर्थिक गतिविधियां करने के लिए? कोई भी चीज, अगर आप किसी आर्थिक गतिविधि को करना चाह रहे हैं तो उसमें सामान कहां से आएंगे? सामान आएंगे आपको प्राकृतिक संपदा से। प्राकृतिक संपदा जो हमारे पास उपलब्ध है उसके द्वारा निर्मित निर्णय लिया जाएगा कि हाँ भाई, यहाँ से ये आर्थिक गतिविधियां ऐसे ऐसे संपन्न होंगी। हाँ, तो आप लोग देख रहे थे कि किस तरह से प्राथमिक गतिविधियां जो है उसको प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से हम लोग निर्धारण करेंगे कि क्या कौन सी गतिविधियां किस क्षेत्र में आएंगी। प्राथमिक क्षेत्र में वही होगी जो प्रत्यक्ष रूप से, देखिए एकदम सीधा साधारण समझिए, प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक संपदा का उपयोग हो रहा है जहां। ठीक है। मतलब
वो क्षेत्र जिसमें शुरुआती दौर में जो पृथ्वी पर उपलब्ध चीजें हैं उनके उपयोग से वो सारी गतिविधियां संपन्न हो रही हैं और उन गतिविधियों के द्वारा व्यक्ति को आर्थिक लाभ हो रहा है। सीधी बात एकदम समझना है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्या समझना है कि वह सारी गतिविधियां जिसमें शुरुआती दौर में प्राकृतिक संपदा के उपयोग से वो सभी प्राथमिक गतिविधियां जिसमें प्राकृतिक संपदा का उपयोग हो रहा है और उन गतिविधियों के द्वारा आर्थिक लाभ हो रहा है किसी को, या आर्थिक लाभ होने की प्रक्रिया वहां संपन्न हो रही है, तो उनको क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहेंगे। इसमें वे सभी गतिविधियां शामिल है जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग होता है। जैसे खेती करेंगे तो खेती के लिए जमीन चाहिए ना, जमीन तो हम पैदा नहीं कर सकते, जमीन जो पृथ्वी पर है वो है, मतलब ये प्राकृतिक संपदा है हमारी। वानिकी मतलब क्या कि वन से संबंधित जो भी गतिविधियां होंगी, लकड़ी काटना, पेड़ों को उगाना, पेड़ से फल लेना, पेड़ से जड़ी बूटियां लेना, तो ये सारी चीजें तो वन जो है वो हमारी प्राकृतिक संपदा है, हमने तो उसको पैदा नहीं किया। धरती पर वन जो है वो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध है हमारे पास। मछली है, मछली हमने तो उत्पादित नहीं किया है। मछली प्रकृति ने हमें, जीव जंतुओं में एक जीव है जो कि मछली के नाम से जानी जाती है, तो मछलियों के उत्पादन, मछलियों को पकड़कर बेचने की प्रक्रिया भी आर्थिक गतिविधियों में आने लगी है। ईंधन, हमारे पास जितनी ईंधन है जो कि धरती में पाई जाती है, धरती के अंदर, जिसको इंग्लिश में फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, उनसे निकलता है, फॉसिल से निकलता है। तो ईंधन कहाँ से निकलता है? धरती के अंदर से। तो ये ईंधन बनने की जो प्रक्रिया है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है हमारी, तो इसमें कोई हमारा योगदान नहीं है। तो जो चीजें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, धातु हैं, खनिज हैं और अयस्क हैं, उनको जिनको आगे प्रोसेस करके, जैसे धातु हो गया, लोहा, पित्तल, सोना, चांदी, जितनी भी धातुएं हैं प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इसमें मानव का देखिए प्राथमिक क्षेत्र की जो चीजें हम उपयोग कर रहे हैं उसमें मानव का उसके उपस्थिति में कोई योगदान नहीं है। उपस्थित होगा तो वो धरती के प्रकृति के साथ उपलब्ध है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। चलिए आइए देखते हैं माध्यमिक क्षेत्र। देखिए विनिर्माण क्षेत्र को माध्यमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। देखिए अब क्या हो गया, माध्यमिक क्षेत्र क्या करता है, यहां से जो चीजें आई, जैसे कृषि से क्या हुआ कि कृषि से क्या उत्पादन हुआ, फसलों का उत्पादन हुआ। ठीक है, फसलों में मान ले कि एक तरह से देख लें कि गेहूं ही देख लें, गेहूं का उत्पादन हुआ। ठीक है, अब ये गेहूं क्या होगा, इसको आटा बनाना है, आटा बनाने के लिए इसको आटा मिल में आना पड़ेगा, आटा मिल है। ठीक है, यहाँ पे आके इसके पास उपकरण होंगे, उन उपकरणों के उपयोग से आटे का उत्पादन होगा ना। एकदम सिंपल साधारण भाषा में समझिए, कहीं अर्थव्यवस्था के कठिन शब्दों में नहीं जाना है। गेहूं का उत्पादन कैसे होगा, जमीन से होगा, कृषि से होगा। कृषि प्राथमिक क्षेत्र का है, तो प्राथमिक क्षेत्रों के उत्पाद को, ये तो उत्पाद हो गया प्राथमिक क्षेत्र का, उत्पाद हो गया, अंतिम वस्तु हो गई, और उन अंतिम वस्तु का योग ये क्या होता है, कच्चे माल के रूप में करता है, और उन कच्चे माल को औद्योगिक इकाइयों के द्वारा, उपकरणों के द्वारा आटे में बदल दिया जाता है, जिसका कि आगे चल के आप उपयोग करते हैं रोटी बनाने में। ठीक है, तो एक साधारण सी बात है। तो ये जो आटा मिल है और इसमें जो उपकरण लगाए हुए हैं, यही माध्यमिक क्षेत्र के, ठीक है, यही माध्यमिक क्षेत्र के बारे में हमें बताते हैं कि हाँ भाई ये माध्यमिक क्षेत्र है। जैसे जितनी भी फैक्ट्री हो गई, मिल हो गया, जितनी भी वो सारे उपकरण जो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को आगे के उत्पादन के अलग अलग बिंदुओं पर, आगे के स्टेज में एक उपयोग कर लेने लायक वस्तु बनाने के लिए जिस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है उसको माध्यमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से देखेंगे कि माध्यमिक क्षेत्र में ज्यादातर मशीनों का प्रयोग होता है। ठीक है, और इन मशीनों का प्रयोग कर प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है, साथ ही साथ उसको खाने या उपयोग करने लायक वस्तु के रूप में बनाया जाता है। अब देख लीजिए, फिर आ जाता है तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक क्षेत्र क्या करेगा, यह वह क्षेत्र है जो इन दोनों क्षेत्रों से, ये क्या करेगा कि इससे भी प्राप्त चीजों और इनसे भी प्राप्त चीजों, ठीक है, ये जो इनसे भी चीजें प्राप्त हो रही हैं यहाँ से, दोनों गतिविधियों के सहयोग से वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन करेगा। ठीक है, अब देखिए शिक्षा को देखें। ठीक है, शिक्षा के लिए हमें क्या चाहिए,
एक व्यक्ति को मान के चलिए हमारे पास विद्यालय है, ठीक है, सीधा साधारण उदाहरण लेते हैं। विद्यालय है, विद्यालय में क्या लगा रहता है आप देखेंगे तो एक तो आपको कुर्सियां होंगी कुर्सी, टेबल होगा, टेबल कुर्सी होगी, शिक्षक होंगे, ठीक है, छात्र होंगे। तो ये टेबल कुर्सी कहां से आई? टेबल कुर्सी तो एक आकार लेकर आया। कहां से आया? यहां से कृषि के द्वारा उपजने वाले जो पेड़ हैं, पेड़ों से इनका लकड़ी का उत्पादन हुआ और उन लकड़ी से क्या हुआ? इस टेबल कुर्सी का उत्पादन हुआ, ठीक है। अब विद्यालय में जो बना होगा विद्यालय, उसमें बहुत सारा लगा होगा, सीमेंट लगा होगा, लोहा लगा होगा। तो उन लोहा का प्रयोग कहां से हुआ? इन धातुओं के द्वारा हुआ। सीमेंट का प्रयोग कहां से हुआ? तो खनिजों के द्वारा जो निकाला गया, उसका गिट्टी को तोड़ा गया। माध्यमिक क्षेत्र में क्या हुआ कि उपकरण ऐसे ऐसे हैं जो हमारे बड़े पत्थर को तोड़कर सीमेंट के रूप में पाउडर बनाकर हमारे उपयोग के लिए लाते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो गया, सीमेंट का उपयोग हुआ, विद्यालय बन गया, कुर्सी टेबल लग गया। शिक्षक है, शिक्षक को अगर जान लें तो ये प्राकृतिक संसाधन के रूप में, छात्र भी प्राकृतिक संसाधन के रूप में है। अब इन सब चीजों का उपयोग करके शिक्षा का एक, आप देखें कि अगर यहाँ पे एक चीज और देख लें, यहाँ पे पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक होगा तो पुस्तक आपको कहाँ से मिल रहा है? तो पेड़ से मिल रहा है। पेड़ से पुस्तक मिलेंगे ना, तो पेड़ से जो पेपर शीट निकलता है, पेपर शीट से पुस्तकें बनती हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखें तो ये जो विभाग है, ये तृतीयक क्षेत्र जो है, ये प्राथमिक क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का प्रयोग करते हुए अपनी एक नई व्यवस्था पैदा करता है और उस व्यवस्था के द्वारा आम जनता को सेवाएं देता है। जैसे बैंकिंग में है, कंप्यूटर लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी इंटरनेट की व्यवस्था लगी हुई है। तो सारी की सारी व्यवस्था देखेंगे तो कहां से आया? इन्हीं दोनों क्षेत्रों से आया है, ठीक है। अब परिवहन को देखेंगे तो गाड़ियां कहां से आई? परिवहन क्षेत्र की बात करेंगे, रोड हुआ, रोड को बनाने के लिए उपकरण चाहिए, उसके लिए आपको अलकतरा चाहिए, उसके लिए आपको गिट्टी चाहिए। तो वो सारा कहां से आया? तो हमारे प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र से आया। उनके द्वारा फिर क्या हुआ कि यहाँ पे गाड़ियां चलनी हुई। गाड़ियां कहां से आई? तो माध्यमिक क्षेत्र में जो फैक्ट्रियां खुली हुई हैं, उन फैक्ट्रियों ने लोहे का उपयोग कर और उसके द्वारा गाड़ियों का निर्माण किया। पर्यटन क्षेत्र में भी देख लें, वही चीजें हैं, सारी की सारी चीजें। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में ज्यादातर उन चीजों का उपयोग होता है जो प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में पैदा हुई हैं उनके द्वारा। और ये सब की सब चीजें क्या है, किसके उपयोग के लिए है? आम जनता के उपभोग के लिए। जनता इसका उपयोग करती है अंततः, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी तृतीयक क्षेत्र में ऐसा क्या होता है कि हम चीजों को देख नहीं पाते हैं। बैंकिंग, बीमा जो होता हुआ है, जैसे बैंक में है, आपने बस एक क्या किया, बैंकिंग का उदाहरण मैं दूं कि आप बैंक में गए, आपने विड्रॉल फॉर्म भरा, पैसा निकालना है आपको, आपने निकासी का पर्ची जमा की, वहां पे आपने लिख के दे दिया। अब उस कंप्यूटर में क्या क्या कर रहा है व्यक्ति आपको नहीं पता है, ठीक है। और वो कंप्यूटर में जो चीजें हो रही हैं वो एक हमारे जो वास्तविक रूप से घटित होती है चीजें, वो नहीं है। वो कहीं इंटरनेट की एक व्यवस्था जिसके द्वारा आपके अकाउंट को देखा जाता है, उसमें से देखा जाता है कितने पैसे हैं, फिर उसी व्यवस्था के द्वारा, उस इंटरनेट के जिसको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन कहते हैं, उसके सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके खाते में से पैसा निकाला जाता है, उस पर्ची के द्वारा आपको पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि तृतीयक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है ना जहां पर सेवाओं का ज्यादा उपयोग है। जैसे यहाँ पे क्या है कि इन दोनों क्षेत्रों में देखेंगे तो आपके पास जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध है, वस्तुएं सामने, आप वस्तु देख रहे हैं, फसल उत्पादन हुआ आप सामने देख रहे हैं, यहाँ आटा मिल है, आटा उत्पादन हो रहा है, सामने देख रहे हैं। लेकिन तृतीयक क्षेत्र में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको सामने नहीं दिखती हैं, उनको सेवाओं के रूप में लिखा जाता है, आपको सामने वो दिखेगा नहीं। शिक्षक जो आपको ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान तो एक तरह से सेवा है कि आपकी सेवा कर रहा है, उस सेवा के बदले आप उसे पैसे दे रहे हैं। आप अगर कहीं देखिए, आप एक साधारण सी बात समझाता हूं मैं आपको कि आप किसी साइबर कैफे तो समझते होंगे, साइबर कैफे, ठीक है, उसमें गए, आपको कहीं मेल करना है, ठीक है, आपको कहीं पे मेल करना है, मेल मतलब कुछ किसी जगह भेजना है, तो आप इन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं कि मेल कैसे जाएगा, क्या होगा। आपके पास क्या है, बस ईमेल की आईडी है, आपके पास ईमेल की आईडी है, ठीक है। आप ईमेल आईडी से अपनी बातें लिखते हैं और लिखकर उसको दूसरे जहां तक पहुंचाना होता है, उसकी ईमेल आईडी उसके रिसिपिएंट में डालकर या पहुंचने वाले बॉक्स में डालकर आप उसको सेंड कर देते हैं। जो इस इंटरनेट व्यवस्था के द्वारा ये सारी प्रक्रियाएं हुई, वो तो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो तृतीयक क्षेत्र वैसा ही क्षेत्र है, ज्यादातर सेवाओं पे, वहां पे सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जहां सेवाएं मिलती है। आप गए बैंक में, आप तो नहीं देख पा रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई और मुझे पैसा मिल गया। आप तो बस वो भरे, फॉर्म भरे,
अब जैसे बीमा का क्षेत्र देखते हैं, आप गए पैसा जमा करते हैं, लेकिन वो बीमा का की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है, कैसे आपको उसमें जीवन का बीमा मिलता है, वो सारी प्रक्रियाएं एक सेवा के रूप में है जो आपको दिखेंगी नहीं लेकिन मिलेंगी, ठीक है ना। तो अब परिवहन की भी व्यवस्था वही देखें कि उसी तरह से है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, आप उसका देखिए, इन तृतीय क्षेत्र की ज्यादा चीजों को आप अनुभव करते हैं, सिर्फ आप बहुत बार हो सकता है देख ना पाए, ठीक है ना। अब पर्यटन में क्या है, पर्यटक स्थल है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको घर तो नहीं ले जा सकते, बस देख सकते हैं कि हाँ देखो कितना सुंदर जगह है, कितनी सुंदर वादियां हैं, वहां में पर्यटन करने आए, वो बहुत सुंदर सुंदर ऐतिहासिक काल की चीजें रखी हुई हैं। तो आप उसको देखकर वो जो एक अनुभव है ना, आप वो अनुभव को अपने साथ रखते हैं, उन सेवाओं को अपने साथ रखते हैं, ना कि उसमें वस्तुओं का आदान प्रदान बहुत ज्यादा होता है। तो तृतीय क्षेत्र को जनरली ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि सेवाओं का आदान प्रदान होता है। हाँ ये है कि इसमें किराना दुकान भी आ जाएगा, इसमें किराना की भी दुकान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब तृतीय क्षेत्र के लोग जो भी हैं उसमें सेवाओं का ही आदान प्रदान, वस्तुओं का भी आदान प्रदान होगा, जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप फील कर सकते हैं, वस्तुएं भी होंगी, वस्तु एवं सेवाएं दोनों होंगी इसमें, ठीक है। लेकिन अंतिम रूप से उपयोग करने वाले ऐसा होगा कि अब आटा लेंगे आप तो रोटी बनाएंगे सीधे डायरेक्ट, बहुत बार तो रोटी भी लोग बेचते हैं, तो रोटी बेचना भी तृतीय क्षेत्र का एक उदाहरण हो गया, ठीक है, कि अंततः आप जो चीज ले रहे हैं उसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। अब आपको गेहूं मिलेगा तो उसको डायरेक्ट तो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो तृतीय क्षेत्र वैसी सुविधा उपलब्ध कराता है जहां आप चीजें तुरंत आपके लिए उपलब्ध है, आपके टिप पे है, आप बोलेंगे और उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। चलिए आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, आगे की चीजें देखते हैं। आइए देखिए, इन तृतीय क्षेत्रों में क्या हुआ ना, अब उनको लगा कि तृतीय क्षेत्र में वस्तु सेवाओं को लेकर बहुत ज्यादा हौच पौच है। तो उनको क्या हुआ कि अभी मानव तो खुद है तिकड़मबाज आदमी, तो वो क्या करेगा, अरे चलो इसको क्या करते हैं, दो और शाखाओं में विभक्त कर देते हैं अर्थव्यवस्था को। अभी आएगा देखिएगा, आगे कुछ और कार्य होंगे ना, जो गतिविधियां होंगी, आर्थिक गतिविधियां जिसमें पैसे का लेन देन होगा, हो सकता है उसको सिक्स्थ सेक्टर कर दे। वो कोई जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद आपको और पढ़ने को मिलेगा कि छठे क्षेत्र के रूप में पंडित जी जो पूजा कराते हैं, पंडित जी पैसा लेते हैं, उसको छठे क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। मतलब मैं एक उदाहरण स्वरूप कह रहा हूँ, एक, ठीक है ना, लाइट मोड में, कि हाँ भाई ये चीजें मानव ने अपने, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जिसको कहते हैं ना, कि ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ नहीं है कि ऐसे यही क्षेत्र होंगे। मानव अपनी सुविधा के अनुसार अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त करता रहता है और अपनी सुविधा के अनुसार उसको समझता रहता है। तो वहीं पे क्या हुआ, पहले इन दोनों क्षेत्रों का वर्णन आज से 10 साल 15 साल पहले इन सब क्षेत्रों का वर्णन नहीं था। ये पिछले दशक की सारी उत्पत्तियां हैं, जिसमें कि आपको ज्यादातर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया, कंप्यूटर का ज्यादा प्रयोग होने लगा, तब इन सब क्षेत्रों का उपयोग होना चालू हुआ, इन सब क्षेत्रों का नामकरण हुआ। आइए देखते हैं चतुर्थक एवं पंचम क्षेत्र में क्या क्या है। ये तृतीय क्षेत्रों का ही विस्तारित शाखाएं हैं, ये कोई बहुत अलग से आप देख लेंगे, आपको मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे कि सर्विस की बात होती है, मतलब सेवाओं की बात होती है, सेवाएं ही यहाँ पे भी होती है। चलिए आइए देखते हैं, आगे देखें। तृतीय क्षेत्र की 2 शाखाएं हैं, उन 2 शाखाओं को 2 रूप से विभक्त किया गया है, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। पंचम को क्वीनरी कहते हैं, इंग्लिश में देखो तो इनको क्वार्टरनरी कहते हैं, क्वार्टरनरी, ठीक है ना, इस तरह से क्वार्टरनरी सेक्टर। अब आइए देखते हैं, चतुर्थक क्षेत्रों में ज्ञान सूचना आधारित संसाधनों का एक विशिष्ट और अलग सेट शामिल होता है। अब इसमें क्या है कि क्या होगा कि स्पेशलाइज्ड लोग कुछ होंगे, जैसे कि देख लीजिए, आपको ज्यादातर जो दूरसंचार क्षेत्र है, दूरसंचार का जो क्षेत्र है वो इसी में आएगा। आप देख लीजिए कि जितनी भी व्यापार संबंधी जो कंपनियां होती हैं, जो कंपनी होती है, वो सब इसी में आएंगी। कंपनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यापार कर रही है, अपनी जो ऑफिसेज खोलती है ना, कंपनी ऑफिस खोलती है, जैसे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कहें औद्योगिक क्षेत्र कहीं और होगा, लेकिन कंपनी अपनी ऑफिस तो खोलेगी ना, कार्यालय, जहां पे कि आपको एक विशिष्ट सुविधा दी जाएगी कि हाँ भाई हम ये काम करते हैं। आपको एक तरह से देखें तो ये व्यापार का केंद्र हुआ, ठीक है ना, ट्रेड सेंटर जिसको बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑफिस जिसको बोलते हैं। अब आ जाइए कि मानव संसाधन विभाग के जो मानव संसाधन कार्यालय जो होंगे, जिसमें कुछ आपको लगेगा कि कुछ ऐसे विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं जो कुछ खास चीजें जानते हैं, वो आम जनता वो चीज नहीं जान रही है, वो चीजों का उपयोग नहीं कर रही है। तो विशिष्ट ज्ञान के लिए ये ऐसे भी हो सकता है कि जो ज्यादातर वो सब व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, जिसमें कि देखें एक तरह से कि जो विज्ञान के जो
आपकी तरह आप कहें तो जो खोज करने के लिए है, जो रिसर्च और डेवलपमेंट का होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना, और जो इन्वेंशन से रिलेटेड है, जो कि आविष्कार से रिलेटेड है, उन सब चीजों क्षेत्रों में भी विशिष्ट विज्ञान का धारण किए हुए लोगों को की जरूरत पड़ती है। तो वो चतुर्थक क्षेत्र और मतलब हम लोग तृतीयक क्षेत्र में जो चीजें हो रही थी ना, उसको और मतलब रिफाइनिंग किया है। रिफाइनिंग मतलब क्या, उसको घिस घिस के, और मतलब होता है ना कि किसी पत्थर को घिस घिस के और चिकना बनाना, सुंदर बना देना, तो उसी को घिस घिस के हमने क्या किया है, साइड से कुछ चीजों को इसमें लाके डाला है। जैसे अब ये भी देख लीजिए कि जो वो होते हैं ना स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, उसमें जो ब्रोकर होते हैं जो आपको बताते हैं। अब जैसे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर का काम हर आदमी नहीं कर सकता है, वो नहीं बता सकता है। हर आदमी आपको जाएगा और स्टॉक के बारे में पढ़ लेगा, मतलब इसको कुछ विशिष्ट नॉलेज है, विशिष्ट ज्ञान है इसको, ठीक है ना। तो इस तरह की विशिष्ट ज्ञान रखने वाले, अब जैसे एक तरह से कहें तो चतुर्थक क्षेत्र में वो भी आएंगे जो लोग पीएचडी किए होते हैं, इनको कुछ विशिष्ट ज्ञान होता है किसी खास सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो उस तरह से देखें तो लोग इस तरह से जो विशिष्ट नॉलेज है वही यहाँ कह रहा है, ज्ञान के आधार पे और सूचना के आधार पे संसाधनों का एक विशिष्ट और अलग सेट शामिल होता है, ठीक है। और मैंने उदाहरण के स्वरूप में समझा दिया है। आइए पंचम या क्वीनरी क्षेत्र में देखें। क्वीनरी सेक्टर, इसको क्या कहते हैं, ये याद रखिए, ये एग्जाम्स में परीक्षाओं में पूछा जाएगा। गोल्ड कॉलर, ठीक है ना, या स्वर्ण कॉलर पेशा भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब यह पेशा अत्यधिक कुशल और उच्च भुगतान वाले कौशल का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, बड़ा अधिकारी होता है। अभी इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है, ठीक है ना। अब देखें तो इसमें कौन कौन से लोग आ गए, जैसे कि बहुत बड़े बड़े संस्थानों से एमबीए किए हुए लोग हैं जो स्पेशलाइज्ड कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जैसे कि एमबीए किए हुए लोग हैं जो कुछ ना कुछ विशिष्ट नॉलेज रखे हुए हैं। इसमें भी विशिष्ट है। देखिए, ये तृतीय क्षेत्र को जो है ना, तृतीय क्षेत्र जो है उसी को ये लोग डिवाइड करने की कोशिश किया है, लेकिन आप इसमें बहुत ज्यादा ना घुसे, बहुत ज्यादा ना परेशान हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक ओवरलैपिंग मिलेगा कि हाँ भाई ये तो इसमें भी था, थर्ड सेक्टर में भी था, फोर्थ सेक्टर में भी है, फिफ्थ सेक्टर में भी है, तो कुछ ना कुछ ऐसे हैं। तो इसमें ये देख लें आप, इस तरह के की चीजें हैं। और अनुसंधान के लिए जो विद्वान होते हैं उनके लिए भी है। लीगल एडवाइजर, कानूनी सलाहकार जो होते हैं स्पेशलाइज्ड, उनके लिए भी है। जो विशिष्ट पदाधिकारी होते हैं, विशिष्ट पदाधिकारी कहाँ के पदाधिकारी, हमारे सरकार के जो विशिष्ट पदाधिकारी हैं या सचिव स्तर के पदाधिकारी हैं, जिनको कोई विशिष्ट ज्ञान होता है या विशिष्ट नॉलेज होता है अपने प्रशासन का, शासन चलाने का, तो उनको, और वो उस तरह के लोग को अच्छी तनख्वाह भी मिलती है। साथ ही साथ अगर वो किसी निजी उद्यम से जुड़ा हुआ है तो उसे अच्छा पैसा मिलता है, करोड़ों में। देखते होंगे, आप सुनते होंगे कि आईआईएम के इस व्यक्ति को करोड़ों का पैकेज मिल गया, आईआईटी के इस व्यक्ति को करोड़ों का पैकेज मिल गया। तो वो वही चीज है, यही जो फिफ्थ सेक्टर है ना, वो वैसे ही लोगों का सेक्टर है जिसमें कि बहुत उच्च भुगतान होता है, मतलब बहुत ज्यादा वेतनमान होता है, और उनका बहुत अत्यधिक कौशल वाले लोग होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, ठीक है ना। उनका पेशा जो होता है बहुत, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जितने भी एडवाइजर्स हैं, ठीक है ना, एडवाइजर मतलब सलाह देने वाले, सलाहकार जो हैं, वो सब इसी वर्गीकरण में आते हैं। और बस इतना इसमें काफी है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया गया है। और कभी कभी देखेंगे आप, वो सब लोग जो डोमेस्टिक काम करते थे ना, जैसे कि बताऊं मैं आपको, जैसे आजकल क्या होता है, एक चलन है, बताता हूं मैं आपको। जो माता पिता, ठीक है ना, आप समझे थोड़ा सा इसको, माता पिता जो दोनों काम करने वाले हैं, कामगार हैं, ठीक है, वो अपने छोटे बच्चों को, नवजात शिशुओं को क्या करते हैं, एक व्यवस्था होती है जिसको कहते हैं क्रेच, ठीक है। मतलब वहां बच्चों को दिन भर के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के लिए छोड़ जाते हैं। वहां पे बहुत सारी महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं, उन सबको के लिए मतलब दिन भर वो देखभाल करती हैं बच्चों का। ये सारे बच्चे जनरली 0 से 5 वर्ष के आयु के होते हैं, जिन्होंने अभी विद्यालय जाना नहीं शुरू किया है। तो उनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था है जिसमें कि बच्चों को ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह के जो सर्विस दे रहे हैं वो भी क्वीनरी सर्विस में आएंगे। मतलब कि कुछ खास ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज का हर वर्ग नहीं कर सकता है, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया एक उदाहरण, तो ये दे दिया मैंने। और एक और उदाहरण अगर देखें तो
आप एक तरह से देखेंगे कि जो दूसरा एक उदाहरण है इसमें, जैसे कि इसमें जो आपको पहले क्या होता था, लोग खुद से, अभी देखिए इसको थोड़ा मैं हटा के बताता हूँ। लोग पहले क्या होता था कि पहले लोग खुद से अपने कपड़ों की सफाई करते थे ना, खुद कपड़े साफ किए, वॉशिंग मशीन में, अगर वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन में डाल दिया, ठीक है ना, या अपने घर का की देखभाल वो खुद कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे बहुत सारा सुविधाएं ऐसी हैं जो कि एक तरह से इसको कहते हैं हाउस कीपिंग। एक नई व्यवस्था आई है जिसको कहते हैं हाउस कीपिंग, ठीक ना, या हाउस मेंटेनर, ठीक है ना। अब ये इसका क्या काम है, आप जब चले जाएंगे अपने घर को तहस नहस करके, जब आप रात भर सोए हैं और थके मांदे आए थे, आपको घर का काम करने का मिला नहीं टाइम, आपका घर बहुत बड़ा है, तो आपने क्या किया, एक हाउस मेंटेनर रख लिया या हाउस कीपिंग का एक स्टाफ रख लिया, एक कर्मचारी रख लिया, ठीक है, जिसका काम सिर्फ क्या है कि वो घर में आपके जाएगा, आपके पूरे घर को अच्छे से सजा संवार के, ये होटलों में ज्यादा होता है, ठीक है ना, लेकिन अब लोग घरों पे भी रखने लगे, जिनके पास पैसे हैं वो रखने लगे हैं। तो इस तरह के लोग वो घर पे जाएंगे, उनका कोई काम नहीं, वो बर्तन नहीं साफ करेंगे, आपका किचन का काम नहीं कर देंगे, वो सिर्फ आपके जो बेडरूम्स हैं या आपका जो घर का जितनी भी बेडरूम है, अभी जैसे क्या है, बेडरूम किचन हॉल ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो बेडरूम है, जितने भी बेडरूम है उनको अच्छे से सहेज के संभाल के, जितने भी वस्त्र इधर उधर फेंके होंगे उन वस्त्रों को सही जगह पे रख के, आपको लगेगा कि अभी अभी नया नया मेरा घर मैंने शिफ्ट किया है, इस तरह से नया नया, मतलब आपको लगेगा कि एक नया मैं कहीं होटल में आ गया हूँ, उस तरह की व्यवस्था करके चले जाएंगे। बस उनका काम वही है, उसके लिए वो पैसे लेते हैं, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें जो कि नए नए तरह से आने लगी है समाज में, उनको एक पंचम क्षेत्र में साइड करके रखा गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब अगले भाग में अर्थव्यवस्था के प्रकार देखेंगे हम लोग, यहां तक हो गया अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब देखिए कि उत्पादन क्या क्या होता है, ठीक है ना, किस तरह से क्या क्या गतिविधियां हैं, उसके आधार पर फिर अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकार हैं। वो क्षेत्र थे, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत, वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र थे, ये अर्थव्यवस्था का प्रकार है, ठीक है ना, कि पूरी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से विभक्त है, विभाजित है, कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब इसको समझेंगे अगले विभाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।